की पृष्ठभूमि। पिछले वीडियो में आपने शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, शिक्षा की प्रकृति, प्रक्रिया एवं महत्व के बारे में पढ़ा। इसके बाद जो वर्तमान भारतीय एवं प्रारंभिक शिक्षा का अगला जो टॉपिक है वो है प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि। इसको हम 3 पार्टों में पढ़ेंगे। पहला पार्ट है प्राचीन काल की शिक्षा, जिसमें गुरुकुल पद्धति, प्राचीन काल में कौन सी पद्धति विकसित थी? गुरुकुल पद्धति विकसित थी, प्रचलित थी, और फिर उसके बाद बौद्धकालीन शिक्षा प्रचलित था। इसके बाद पढ़ेंगे मध्यकालीन शिक्षा, जिसमें मुगल काल के शिक्षा के बारे में पढ़ा जाएगा। फिर उसके बाद आधुनिक शिक्षा में स्वतंत्रता के पूर्व शिक्षा एवं पश्चात शिक्षा के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए प्राचीन काल की शिक्षा को। अब जो है प्राचीन काल में जो सबसे पहले पढ़ना है, प्राचीन काल में शिक्षा के क्या उद्देश्य थे। तो प्राचीन काल में शिक्षा के उद्देश्य थे, पहला था ज्ञान एवं अनुभव पर बल, अर्थात जो भी प्राचीन काल में शिक्षा दी जाती थी वह ज्ञान के लिए दी जाती थी और अनुभव से कराया जाता था। फिर दूसरा है चित्त वृत्तियों का निरोध। इसका तात्पर्य यह है कि मन को एकाग्र करना, अर्थात जो प्राचीन काल की शिक्षा होती थी वो ऐसी होती थी कि छात्र अधिक से अधिक मन को एकाग्र कर सके, इसीलिए इसको कहा गया चित्त वृत्तियों का निरोध। अगला जो टॉपिक है वो है चरित्र निर्माण। तीसरा उद्देश्य जो है वो क्या है? चरित्र निर्माण। तो जो शिक्षा होती थी वो चरित्र के लिए होती थी। और अगला जो उद्देश्य है वो था धार्मिक शिक्षा। प्राचीन काल में जो शिक्षा होती थी वो धर्म पे आधारित होती थी। धर्म में अर्थात उन्हें वेदों की शिक्षा दी जाती थी, पुराणों की शिक्षा दी जाती थी, उपनिषदों की शिक्षा दी जाती थी। इस तरह की शिक्षा उन्हें दी जाती थी, अर्थात पूरा शिक्षा पद्धति धर्म पे आधारित था। फिर उसके बाद अगला जो उद्देश्य था वो था व्यक्तित्व का विकास। ऐसी शिक्षा दी जाती थी ताकि उनका व्यक्तित्व का विकास हो सके। और अगला जो उद्देश्य था वो था सामाजिक कुशलता प्राप्त करना। तो इसमें क्या था कि इसमें ऐसी शिक्षा दी जाती थी जिससे छात्र सामाजिक कुशलता भी प्राप्त कर सके, अर्थात समाज में रहने योग्य बन सके। फिर उसके बाद जो प्रारंभिक शिक्षा है वह गुरुकुलों में होती थी। गुरुकुल प्राचीन काल में बहुत महत्वपूर्ण, जैसे आज हमारा विद्यालय है उसी तरह से उस समय गुरुकुल होता था। और गुरुकुल में गुरु रहते थे और उनके शिष्य रहते थे। शिष्य गुरुओं की सेवा करते थे और भिक्षा पाटन करके अपना जीवन यापन करते थे, और जैसे गुरु कहते थे उसी के अनुसार शिष्य को चलना होता था। अब यहाँ गुरुकुल की क्या विशेषता थी? गुरुकुल सुंदर प्राकृतिक स्थानों पर स्थित होता था। कहाँ होता था? सुंदर प्राकृतिक स्थानों पर। और ये कहाँ होता था? ग्राम के निकट। ऐसा इसलिए होता था कि भिक्षा पाटन करने में आसानी हो सके। जैसा हमने कहा कि उस समय भिक्षा पर जीवन यापन आधारित था, इसलिए यह गुरुकुल सुंदर प्राकृतिक स्थानों पे ग्राम के निकट होते थे ताकि भिक्षा पाटन करने में आसानी हो सके। इसके अलावा गुरुकुल में जो पहले भाषा का ज्ञान कराया जाता था और फिर साहित्य व व्याकरण का ज्ञान कराया जाता था। और गुरुकुल में शिक्षा जो थी पूर्ण रूप से वैदिक शिक्षा दी जाती थी, और जो शिक्षक होते थे वह ब्राह्मण होते थे। इसके अलावा 3 प्रकार के संस्कार यहाँ पे प्रचलित थे। पहला है विद्यारंभ संस्कार, और दूसरा है उपनयन संस्कार, और तीसरा है समावर्तन संस्कार। तो पहला आते हैं विद्यारंभ संस्कार। अब जो है अगला है विद्यारंभ संस्कार। विद्यारंभ संस्कार मतलब जब बालक विद्या को आरंभ करता था। विद्या मतलब शिक्षा, जब वह शिक्षा प्रारंभ करता था। तो कब शिक्षा प्रारंभ करता था? अर्थात प्राथमिक शिक्षा उसकी कब होती थी? 5 वर्ष में होती थी। उस समय प्राचीन काल में प्राथमिक शिक्षा 5 वर्ष में प्रारंभ होती थी। और इस संस्कार को अक्षर स्वीकारणम भी कहा गया। अक्षर स्वीकारणम इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें छात्रों को अक्षर का ज्ञान कराया जाता था। फिर उसके बाद इसमें बालक पहले सरस्वती, गणेश व परिवार के देवता की पूजा करते थे, और फिर गुरु द्वारा अक्षर लिखना प्रारंभ कराया जाता
था। अर्थात फिर से एक बार समझें, विद्यारंभ संस्कार इसमें जो है यह 5 वर्ष में प्रारंभ होता था, जिसे प्राथमिक शिक्षा भी कह सकते हैं। ठीक, तो प्राथमिक शिक्षा कब प्रारंभ होती थी? 5 वर्ष में। इसे अक्षर स्वीकारणम भी कहा गया। अक्षर स्वीकारणम इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें छात्रों को अक्षर का ज्ञान कराया जाता था और इसमें बालक पहले सरस्वती, गणेश और अपने परिवार के देवता की पूजा करता था। फिर उसके बाद गुरु उसको अक्षर लिखना प्रारंभ करता था, अक्षर लिखना प्रारंभ करवाता था, इसलिए इसको विद्यारंभ संस्कार कहा गया। फिर उसके बाद जो था दूसरा संस्कार था उपनयन संस्कार। उपनयन का अर्थ होता है पास ले जाना। अर्थात जब बालक गुरु के समक्ष वैदिक शिक्षा प्रारंभ करता था तो उस संस्कार को उपनयन संस्कार कहा जाता है। अर्थात गुरु जब वैदिक शिक्षा प्रारंभ करता था, अपने बालकों को या छात्रों को वैदिक शिक्षा देना प्रारंभ करता था, तो एक संस्कार होता था, उसी को बोलते हैं उपनयन संस्कार। इसके अलावा गुरु पहले गायत्री मंत्र का उपदेश देता था। किसको देता था? अपने छात्रों को गायत्री मंत्र का उपदेश देता था। उसके बाद शिक्षा देना प्रारंभ करता था। यह शिक्षा 8 से 12 वर्ष तक चलती थी और 12 वर्ष में एक वेद का अध्ययन छात्र को करा दिया जाता था। एक बार सुन लें, उपनयन संस्कार का अर्थ होता है पास ले जाना। जब बालक गुरु के समक्ष वैदिक शिक्षा प्रारंभ करता था तब एक संस्कार होता था जिसे उपनयन संस्कार कहा जाता था। गुरु पहले गायत्री मंत्र का छात्रों को उपदेश देता था, उसके बाद शिक्षा प्रारंभ करता था और यह शिक्षा 8 से 12 वर्ष तक होती थी और 12 वर्ष में एक वेद की शिक्षा दे दी जाती थी। अब तीसरा संस्कार है समावर्तन संस्कार। इसका अर्थ होता है घर लौटना। अर्थात जब छात्र वैदिक शिक्षा पूरी कर लेता था तो वो घर की ओर लौटता था। तो जब घर की ओर लौटता था तो एक संस्कार होता था जिसे बोला जाता था समावर्तन संस्कार। अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम, इसके पहले छात्र कहाँ रहता था? ब्रह्मचर्य आश्रम में। जो विद्यारंभ संस्कार और उपनयन संस्कार आपने पढ़ा प्राथमिक शिक्षा में, तो वो ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत था, जिसमें वो 25 वर्ष तक अध्ययन करता है और फिर उसके बाद जब वो ब्रह्मचर्य आश्रम को त्याग कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तो उस समय एक संस्कार होता है जिसे समावर्तन संस्कार कहा गया। इसके अलावा जो प्राचीन काल में शिक्षण विधि थी वो थी श्रवण अर्थात सुनना, मनन अर्थात ध्यान लगाना और तीसरा चिंतन अर्थात उसके बारे में सोचना और स्वाध्याय मतलब स्वयं अध्ययन करना, पुनरावृत्ति मतलब बार बार दोहराना अर्थात रिवीजन करना। और जो कक्षा होती थी उसमें 15 से 20 छात्र रहते थे। तो ये रहा हमारा प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि का प्रथम भाग, प्राचीन काल में शिक्षा। अब प्राचीन काल की शिक्षा में गुरुकुल शिक्षा में क्या क्या होता था उसके बारे में हमने अध्ययन किया। अब आगे पढ़ेंगे बौद्धकालीन शिक्षा।